चलिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कल हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट किया था, आज कुछ चीजें ऐड करेंगे प्रॉफिट में। वर्किंग नोट में आपके पास प्रॉफिट तो दिया ही होता है, इसमें ना इस प्रॉफिट में कुछ चीजें ऐड होंगी। इस प्रॉफिट में चार चीजें गिनती की, फोर। ठीक है, कौन कौन सी? फर्स्ट है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। एक्चुअली ना हमने बिजनेस का प्रॉफिट निकाला। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट निकला 50,000 रुपीज। कितना? 20,000 रुपीज हमने रिजर्व निकाला था, जिसमें से 50,000 रुपीज बच गए। फिर रिजर्व यहाँ पड़ा है अलमीरा के अंदर। हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हमारे पास कितना कैश एट प्रेजेंट अवेलेबल है। 50 प्रॉफिट है और 20 कहाँ पड़े हैं? किसके हैं वो? हमारे ही है। अगर मैं उसको कैश को निकालूंगा तो 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा? तो हाँ, एक्चुअल में हमारे पास कैश कितना पड़ा वो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, तो इसलिए वापस ऐड किया था ट्रांसफर टू जर्नलिज्म। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, एंड लास्ट वन इज इंटरिम डिविडेंड। ये होता है जो मिड में डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, मिड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी है, प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर आपके पास ऐसे गिवन है 2023 एंड 2024, 50,000 एंड 60,000, तो आपको याद रखना है आपको करंट ईयर का ऐड करना है। कौन से ईयर का? ये मैंने इस साल प्रोविजन बनाया। प्रोविजन इसलिए बनाया जाता है कि नेक्स्ट ईयर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, तो पैसे बचा के रख लो। पड़ेगा है हमारे पास ही। एक्चुअल कैश निकालने के लिए वापस क्या करते हैं, इसको ऐड। प्रपोज डिविडेंड याद रखना हमेशा प्रीवियस ईयर का ले जाएगा। कौन से ईयर का? यानी अपना एक रजिस्टर लगाना, उस रजिस्टर में कुछ चीजें नोट करना, रजिस्टर का एक पेज स्पेशल रख लेना। उस स्पेशल पेज पर ये जरूर लिखना, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर। प्रपोज डिविडेंड का वाइवा में तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रपोज डिविडेंड होता क्या है। कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको लगता है यार इस साल तो हमने फटे चक दिए, इतनी मेहनत करी, इतना जबरदस्त काम किया, इस बार तो प्रॉफिट सफिशिएंट है और क्यों ना शेयर होल्डर को खुश कर दिया जाए। डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर को प्रपोज कर दिया कि हम आपको इस बार इतना डिविडेंड देंगे। शेयर होल्डर खुश, बल्ले बल्ले, मजा ही आ गया उनको। बट फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले एक एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग। उसमें सभी शेयर होल्डर को बुलाया जाता है, जिनके पास मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ शेयर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है। उनको बताना पड़ता है कि हमने इस साल ये वर्क किया, हमारे पास इतना प्रॉफिट बचा हुआ है, हम ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। शेयर होल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो यस करेंगे या नो। खुद सोचो, शेयर होल्डर को ही डिविडेंड मिलना है और वो नो भी कर सकते हैं, मत दो हमें पैसे, हो सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कंपनी की ग्रोथ के चांसेस हैं, कंपनी में पैसा और इन्वेस्ट करना चाहिए, वो कहेंगे नहीं रखो अभी अपने पास, अभी डिक्लेयर मत करो, अभी मत दो, अभी बिजनेस में ही पैसा इन्वेस्ट करो। वो डिविडेंड, ऐसा डिविडेंड जो पे करना भी पड़ सकता है और नहीं भी करना पड़ सकता, दैट डिविडेंड इज कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी होती है वो? हमारी इसीलिए करंट ईयर के डिविडेंड को हम नहीं दिखाते। और अगर प्रीवियस ईयर का मैंने अपनी बुक्स में शो कर रखा है, दैट मींस शेयर होल्डर से अप्रूवल मिल चुकी थी, तभी मैं शो कर रहा हूँ। वो प्रीवियस ईयर का मैंने इस साल पे कर दिया। वापस ऐड क्यों किया? क्योंकि ये बिजनेस का पार्ट नहीं है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। किसका पार्ट है? इसलिए वापस इसको ऐड किया गया। तो क्या क्या चीजें तुम्हें ऐड करनी है? चार। कौन कौन सी? जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। मोस्ट इंपोर्टेंट तुम्हें याद रखनी है प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का और प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस। करंट ईयर का कोई पूछे तुमसे क्यों नहीं ले रहे, तुम्हारा आंसर होगा सर वो कंटीजेंट लायबिलिटी होती है। ठीक है, वो शेयर होल्डर के ऊपर डिपेंड करता है, वो यस करेंगे या नो करेंगे। तो अभी हमने वो डिविडेंड पे नहीं करा, ठीक है, नाम पे कर सकते हैं ना, हमने प्रोविजन बनाया हो उसका। तो चार चीजें अगर मिले तो ऐड कर देना, नहीं मिले तो फिर अपना क्वेश्चन वही वाला सिंपल सा। देखते हैं क्वेश्चन में है या नहीं चारों चीजें। ये रहा आपके पास क्वेश्चन। नरुला लिमिटेड ने प्रॉफिट अर्न किया हाउ मच? ये चीजें गिवन है आपके पास। डेप्रिसिएशन को एडजस्टमेंट में ऐड किया जाता है। कहाँ ऐड किया जाता है? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, एडजस्टमेंट में ऐड। अमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, अमोर्टाइजेशन वही जो हमने कल किया था, राइट ऑफ वाला, ऐड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अब ये इंक्रीज है डिक्रीज है? कुछ ना लिखा हो तो प्रीवियस ईयर का तो कुछ मेंशन नहीं है, तो ऑब्वियस इंक्रीज होता है। सिंगल ईयर का गिवन है तो इंक्रीज ही हुआ है। आ गया पॉइंट 1 2। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और ट्रांसफर टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर का तो गिवन नहीं है, फिर तो काम इजी हो जाता है। अगर आपको 1 ईयर का ही गिवन है तो आपने वही ऐड करना है सिर्फ, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। डिसीजन कब लेना है? जब 2 ईयर्स का गिवन हो। कई बच्चे डिफरेंस ले लेते हैं, कहते हैं जय माता दी लो डिफरेंस।
तो आपको इस चीज का ध्यान देना, सिंगल गिवन है तो वही दो चीजें ऐड होंगी, ये और ये, इसका क्या करोगे माइनस। आपको वर्किंग नोट में पहले निकालो प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन था आपके पास क्वेश्चन में 2,70,000 था, 2 लाख था। ऐड करोगे दो चीजें इसमें, फिलहाल दो ही है इसमें, ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर जनरल रिजर्व कितना है टैक्स, तीनों को मिलाकर बनता है 2 लाख। ना ना बिल्कुल भी नहीं, वर्किंग नोट में ही दिखाना, वैसे दिखा दोगे गलत नहीं होगा तुम्हारा, वैसे कोशिश करना वर्किंग नोट में ही दिखाना। या टेक्निक्स लेके लाई, यहाँ लिखना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और यहाँ लिख देना वर्किंग नोट 1, ताकि एग्जामिनर की आंखों में ऑन द स्पॉट आंसू आ जाए कि बताओ बच्चे ने स्पेशल करके भी दिखा रखा है। 2 लाख एड, क्या हेडिंग है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन कैश आइटम्स। क्या क्या था इसमें, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 25,000, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, amortization of development cost, provision for doubtful debts, increase in provision for doubtful debts 2400, बस यही है। ऐड करना है 25 प्लस 3 28 प्लस 8 36 प्लस 2 38,400 प्लस करोगे ये बनेगा 2,98,000, माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, हाउ मच, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, 9,000 माइनस करो 2,89,000, क्या बोलते हैं इसको, प्लस माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, इसमें ऐड किया जाता है एक हेड बना लेना जिसको बोलते हैं डिक्रीज इन, इसका ऑपोजिट एक हेडिंग बना लेना प्रॉपर, लेस इसका उल्टा। चेक करते हैं करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी कौन कौन सी है। ट्रेड रिसीवेबल 90 थे 21 में 1 लाख हो गए, 10,000 करंट एसेट्स इंक्रीज हुई है, ये रहा इंक्रीज इन करंट एसेट्स, माइनस वाला मैं यहां लिख रहा हूँ। ट्रेड पेबल आपकी करंट लायबिलिटी है 41 थी 60 होगी, 19,000 इंक्रीज हुई है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ये रहा 19,000 ऐड वाला मैं यहां लिख रहा हूँ, माइनस वाला यहां लिख दूंगा। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी का पार्ट है, 5,000 से कितने हो गए 1,000, 4,000 डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस 0 थे 2,000 हो गए, इंक्रीज इन करंट एसेट, माइनस प्लस करो 3,08,400 माइनस करेंगे 10 प्लस 4 12 16,000 माइनस करो 2,92,400। याद रखना इस चीज को, टैक्स के दो ट्रीटमेंट होते हैं, एक बार प्रॉफिट में ऐड किया जाता है, एक बार लास्ट में, जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आया था ना लास्ट में माइनस किया जाता है, लेस टैक्स पेड। अगर आप चाहो इसको भी लिख सकते हो, इसको लिखोगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, क्या लिखोगे, अभी इसके ऊपर हमने टैक्स पे नहीं किया, एक ही टैक्स गिवन है एक ही, अगर आपके पास सिंगल टैक्स गिवन हो वही ऐड करोगे, ऐड कहाँ करते हैं प्रॉफिट, वही लास्ट में करोगे माइनस। कोई पूछे माइनस क्यों करा है, आपका आंसर होगा सर बिजनेस का ही टैक्स है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है इसलिए माइनस कर रहे हैं। वो कहेगा फिर पागल ऐड क्यों कर रहा था, कहेगा सर नेक्स्ट ईयर का प्रोविजन बनाया है हमने, बचा के रखा हुआ है, अभी तक हमने वो टैक्स पे नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर वाला ऐड करेंगे, प्रीवियस ईयर वाला माइनस करेंगे। तो हमने प्रीवियस ईयर मान के चलेंगे प्रीवियस ईयर में इतना ही पे किया था, कितना था वो टैक्स अभी जो हमने प्लस किया 40,000, एक ही है ना टैक्स, सिंगल है 2,52,400। देखना इन दोनों में से कौन सा आंसर दे रखा है बुक में 292, मतलब उसमें वर्ड लिखा होगा साथ में ये बिफोर टैक्स लिखा होगा, है ना। आपको माइनस करना है, आगे वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें माइनस भी किया होगा, माइनस करने के बाद आंसर दे रखा होगा, और इसको पता क्या लिखना है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर टैक्स। डिसीजन हो गया ना, दो हुए, अगर आपके पास सिंगल ही टैक्स गिवन है एक ही, उसी को ऐड किया जाएगा प्रॉफिट में, उसी को लास्ट में माइनस किया जाएगा। मैं ना एक बनाता हूँ तुम्हारे पास ना, तुम उसको लिखना अपना एक पेज, अपना एक, अभी तो मैंने बोला कि वो हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टैक्स ऐड क्यों करा, नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है कि मुझे 40,000 टैक्स पे करना पड़ेगा,
कितना पे करना पड़ेगा? मैंने प्रोविजन बना के रख लिया। प्रोविजन का मतलब पैसे बचा के रख लिए। अभी पे नहीं किया, पे नहीं किया मैंने अभी, बचा के रख लिए। मुझे निकालना है बिजनेस से रिलेटेड एक्चुअल कैश। ठीक है, अभी वो पड़ा मेरे पास है। एक्चुअल कैश निकालने के लिए वापस क्या करते हैं, उसको ऐड। अब बारी बारी माइनस क्यों कर रहे हैं? माइनस करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रीवियस ईयर का टैक्स था वो कब पे करेंगे हम। ऐसा थोड़ा ना होता है कभी भी 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज किए, ओ ये प्रॉफिट हो गया टैक्स। जुलाई सितंबर तक की डेट होती है टैक्स पे करने की। मार्च में तो एक बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है, रात के 12-12 बज जाते हैं, जैसे 12 से पहले भेज देगा टैक्स। ले भाई गवर्नमेंट टैक्स, गवर्नमेंट की बड़ा शानदार बंदा है, ले क्लैपिंग। ठीक है, करंट ईयर का हम मान के चलते हैं कि ये वाला टैक्स अभी हमने पे, कब पे करना है, बड़ा किसके पास है। तो एक्चुअल कैश निकालने के लिए क्या करते हैं हम, उसको प्लस माइनस करते हैं कि हमने इतना ही टैक्स प्रीवियस ईयर का था। कौन सा ईयर का था? प्रीवियस ईयर का मतलब है आज चल रहा है 31, ये 25 चल रहा है ना, तो मान के चलेंगे हम कि प्रीवियस ईयर का जो अकाउंट्स क्लोज हुआ था वो 31 मार्च 2025 को क्लोज हो चुका था, उसका टैक्स हमने इस साल पे करा है। इस साल का टैक्स कब बनेगा तुम्हारे हिसाब से? 31 मार्च 2020 साथ के साथ पे कर दोगे। अब आपको क्या डिसीजन लेना है, सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने कल भी लिखा था, अपने पेज पे लिख लेना। इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो मेन चीजें हैं आपको वो पता होनी चाहिए, बाकी चैप्टर बहुत इजी है अगर आपको ये चीजें याद रही तो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करंट एसेट्स को हम इंक्रीज और डिक्रीज चेक करते हैं, है ना। करंट एसेट्स सारी लेनी है, एक्सेप्ट किस किस को आपने छोड़ देना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जितनी भी चीजें आती हैं सबको छोड़ देना। और उसमें क्या क्या आता है? कैश का बैलेंस छोड़ देना, बैंक का बैलेंस छोड़ देना, बैंक ड्राफ्ट छोड़ देना, करंट इन्वेस्टमेंट छोड़ देना, और शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये छोड़ देना। इंक्रीज डिक्रीज देखते समय ये तुम्हें गोल्डन चीजें याद है, जिस बच्चों को ये याद है कि उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट इजी है बस बिल्कुल। करंट लायबिलिटी में इंक्रीज डिक्रीज चेक करोगे जब, किस किस को छोड़ना है, एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग को छोड़ देना। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है? बैंक ओवरड्राफ्ट भी आता है, छोड़ देना। कैश क्रेडिट भी आता है, छोड़ देना। शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लिखा होगा। अगर एग्जामिनर पूछ ले काहे छोड़ रहे हो इसको, वाइवा में पूछ ले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, भाई ये तो करंट लायबिलिटी क्यों छोड़ रहे हो, तुम्हारा आंसर होगा सर हम, मन तो बहुत था कि लिखने का, बट कुछ आईसीएआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स बना दिए कुछ साल पहले। ये एक बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट कैश क्रेडिट लोन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? तो सर अगर लोन का पार्ट होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। कौन सी एक्टिविटी में? तो इसलिए हम इसको करंट लायबिलिटी में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ट्रीट नहीं करते हैं। ठीक है, इग्नोर कर देना इन चीजों को। फिर नेक्स्ट आपको जो ध्यान रखना है, while preparing working note, provision for tax if only 1 year का गिवन है वही ऐड इन प्रॉफिट और लेस करोगे इन लास्ट, कहां पर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अगर आपके पास सिंगल ईयर गिवन है, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स 2 ईयर का गिवन है, 2 ईयर एग्जांपल ले लेते हैं हम, 2024 और 25 ले लो चलो। इसमें है 50 और इसमें है 60। तो प्रॉफिट में जो ऐड करोगे वो होगा करंट ईयर का, कौन सा? लेस करोगे इन लास्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रीवियस ईयर का, कौन से वाला? सिंगल है तो वही ऐड वही माइनस। 2 गिवन है तो करंट ईयर का ऐड प्रीवियस ईयर का माइनस। कोई पूछे करंट ईयर का ऐड क्यों कर रहे हो, तुम्हारा आंसर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर का प्रोविजन है सर, अभी पे नहीं करा, हमारे पास ही पड़ा है। कोई प्रीवियस ईयर का माइनस क्यों किया? सर इस साल पे कर दिए। ठीक है, तो कैश जा रहा है तो दिखाना पड़ेगा माइनस के फॉर्म में। ठीक है, याद रहेंगे। और हाँ, एक चीज और रहेगी हमारी, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑलवेज टेकन प्रीवियस ईयर। कोई पूछे प्रीवियस ईयर का क्यों दिखा रहे हो? सर जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज था वो शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया तो हमने इस साल पे कर दिया, अगर बिजनेसमैन शो कर रहा है तो। सर फिर करंट ईयर का क्यों नहीं दिखा रहे? सर करंट ईयर की अभी अप्रूवल नहीं आई,
31 मार्च को जस्ट प्रपोज ही किया है। एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो ये वाला हमारा प्रपोज डिविडेंड इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, इट्स अ कंटीजेंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी आ सकता है तुम्हारे पास, हेड सब हेड में। प्रपोज डिविडेंड का कोई हेड सब हेड नहीं होता, वो कंटीजेंट लायबिलिटी में आता है, बैलेंस शीट के नीचे जाता है फुट नोट में। याद रहेगा, वाइवा भी होना है ना तुम्हारा, वहां पे भी तुम्हारी धज्जियां उड़ाई जा सकती है। ठीक है जी। हाँ, पर वाइवा में जब तुम्हारे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप वाइवा इन द सेंस आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा बाहर से, अगर आपसे जितना क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जैक्ट उतना ही रिप्लाई करना है, एक्स्ट्रा नहीं बोलना। जैसे ही तुम एक्स्ट्रा बोलोगे, अच्छा आपसे पूछा है प्रपोज डिविडेंड कौन से दिखाओगे, आप कहोगे प्रीवियस ईयर का, फिर आप कह रहे हो नहीं सर जो करंट ईयर का है ना अभी अप्रूवल नहीं मिली। अच्छा पूछा मेरे से किसने, अच्छा मेरी नॉलेज चेक कर, अब ले तू फिर आपके बरसात होगी क्वेश्चन की। तो बैठा रह तू बस 20 मिनट यहीं बैठ, मैं तेरा वाइवा लेता हूँ ग्रुप पर अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अगर ना ही सुना तो क्या दिक्कत है, 10-12 नंबर लग जाते हैं 20 में से, ये तो श्योर है। 8 वाला पास होता है, ऐसा नहीं कि 6 लगा के जाएगा, ये कंफर्म है, मिनिमम 8 तो लग ही जाएंगे। हाँ फाइल 10-12 तो लग ही जाएंगे कम से कम। फाइल भी तुम्हारी कैसी होगी जो अगर अच्छी हुई तो 10, ऐसे ही हुई तो 8, वाइवा के उड़ा दो 10 में से 10 जीरो। और अगर तुम्हारी टीचर से थोड़ी बनी हुई, फिर वो थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर देखो प्लीज 10 मत लगाओ, 2-4 नंबर एक्स्ट्रा कर दो, 14 तक तो कर दो। अगर उससे भी नहीं बनी, नहीं मैं तो लगवा दूंगा। कि एक बार हमने कहा एक बच्चे को, हर बार टीचर के हाथ में भी कुछ नहीं होता ना, उनके लगा दो, कहेगा सुनाया क्या इसने, कैसे कह रहे हो आप, लगा दो। जो सुना के गया उसके भी लगा दो, और जो नहीं सुना के गया उसके भी लगा दो, फर्क क्या हो गया फिर दोनों में। ये लिख लेना जरूर, इन चीजें बताइए, इसी साल करना ना सिलेबस। नहीं अगर कुछ डिफरेंट आएगा तो हम छोड़ देंगे। सेवेंथ के कुछ बुक में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हैं, वो कर लेना तुम भी है। सेवन जैसे 6 7 हो गया, अब ये डायरेक्ट 9th के 4 पार्ट्स हैं, तो ए वाले पे मार्क कर लेना। क्वेश्चन की जो शुरुआत होगी, आपका टारगेट यही होगा, प्रॉफिट चेक करना है। क्या चेक करना है? एरिया प्रॉफिट। बच्चे इतने फॉर्म में आ जाते हैं, अच्छा करंट ईयर का ऐड, प्रीवियस ईयर का माइनस, हर जगह करंट ईयर प्रीवियस ईयर चलेगा ना। ये मैंने किस में बताया था तुम्हें, प्रोविजन फॉर, मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना था प्रॉफिट, कितना हो गया? मेरे अकाउंट में लास्ट ईयर 60,000 पड़े थे, मैंने बैलेंस चेक किया 65, कितना कितने पैसे और डाले मैंने, 60 प्रॉफिट था, 65 हो गया, तो इस साल प्रॉफिट कितना हुआ, तभी तो 65 बना वो। ठीक है, तो डिफरेंस लेना, कहने का मतलब क्या लेना है। फिर जैसे ही प्रॉफिट पता चल जाएगा आपको, आपका टारगेट होना चाहिए 4 चीजों पे जो प्रॉफिट्स में ऐड होती हैं। ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। देखना इसमें से कुछ है, जय माता, जर्नलिज्म है। आपको वर्किंग नोट में प्रॉफिट्स लिखना, कितना ऐड ना, ऐसे लिखना ट्रांसफर टू, कहीं पता क्या करते हैं, वी आर, ट्रांसफर भी नहीं, सीधा जी आर, अपने आप समझ लो क्या है। कितना ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, इसमें करंट ईयर प्रीवियस ईयर मत कर देना प्लीज, डिफरेंस। और देखना प्रोविजन फॉर टैक्स प्रपोज डिविडेंड कहीं पे है, नहीं है। प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, जब बनाओगे यहाँ लिखना प्रॉफिट वर्किंग नोट नंबर 40, फिर ऐड डीजीआई और डीएलआई। डीजीआई डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या था, डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड, सॉरी इंटरेस्ट पेड, डीजीआई था ना इंटरेस्ट पेड। फिर डीएलआई डिविडेंड पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल। जब चेक करो, जब मेन होता है मेन डेप्रिसिएशन चेक करो, है नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे भूल जाते हैं, गुडविल 80 थी 70 होगी, 10,000 गुडविल रिटर्न ऑफ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, और लिख लेना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन कैश आइटम्स। मैं लिख सकता हूँ ऐसे ही, क्या लिखेंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ, कितनी है। चलो जी, ये भी होगी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा क्या, 1 2
3 हेड बना लो। इसको लेना है काहे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। ये प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आता है इसको क्या बोलते हैं हम? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कुछ नहीं, नंबर करते हैं बस, टेंशन में नहीं। कुछ बच्चे ने लिखा ही नहीं है, मैंने लिखा क्यों नहीं कह रहा सर, मैं करो आप समझ ही जाओगे कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी है क्या। हाँ बहुत सियाना है, मेरे क्वेश्चन भी ना करता मैं समझ ही जाता, ये आता ही है मुझे। चलिए, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट करंट लायबिलिटी 149 से माइनस, करंट लायबिलिटी 30 से डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी रहा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 18, प्रीपेड वेजेस एसेट 5000 से इंक्रीज इन करंट एसेट्स, सारे माइनस वाले। 18 प्लस 2 20 प्लस 4 24,000 माइनस करो, चेक करो आंसर आ रहा है। जैसे ही आंसर आएगा तुमने क्या बोलना है? वाओ, नहीं आया तो आओ, ठीक है। अब टैक्स नहीं है इसमें, टैक्स नहीं है। एक बच्चा मेरे पास पेपर लेके आ गया, सर इसमें टैक्स नहीं है। मैं क्या छोड़ दे भाई, नहीं है तो क्यों परेशान हो रहा है, तेरा शायद पेपर गलत दे दिया मुझे लगा। ये जो तुम्हारा गोल्डन पेज था, कृपया करके इसमें एक और चीज ऐड करो जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ गुडविल डिक्रीज इट इज ट्रीटेड एज रिटर्न ऑफ, और ऐड कहां करेंगे हम इसको? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। ये तो बता ही दिया हमने। इफ गुडविल इंक्रीज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग में नहीं आएगा, किस नाम से दिखाओगे? परचेज ऑफ गुडविल के नाम से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यानी अगर गुडविल इंक्रीज हो रही हो तो ऑपरेटिंग में नहीं आएगी, ठीक है, याद रहेगा। की बात बहुत है, काफी कम है, चलो मेरे लिए बहुत है इतना, एक तुम्हारे लिए करना है बस, तुमने तुम भेज देना ग्रुप में। ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिख लो इसके ऊपर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, छोटा सा नन्ना सा मासूम सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ज्यादा चीजें नहीं है। चेक करो टारगेट सबसे पहले, प्रॉफिट एंड लॉस 5 लाख था, घर वालों ने बड़ा डांटा, कह रहा 5 लाख रुपीज पड़े, 3 लाख रुपए, क्या मम्मी लॉस हो गया 2 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख रुपए से क्या हुआ? प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चार चीजें ढूंढनी ढूंढनी है। कौन कौन सी? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड। चेक करो इन चारों में से कुछ है। और वर्किंग नोट में लिखना लॉस फॉर द ईयर 2 लाख माइनस का, एड ट्रांसफर टू हाउ मच? 160 था, 195, 35,000, एक ही है ना। अब आपके पास जब कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाओगे, आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं लिखोगे, नेट लॉस फॉर द ईयर लिखना, नेट लॉस बिफोर टैक्स मत लिखना, लॉस के ऊपर टैक्स छोड़ना देंगे। 165 नेगेटिव, ऐड करोगे, एडजस्टमेंट में क्या क्या ऐड होगा वो चेक कर लो। डेप्रिसिएशन ऐड होगा, हाउ मच? डिफरेंस लेना, डिफरेंस 80 से गुडविल चेक कर लो, गुडविल 20 थी, 15 होगी गुडविल रिटर्न ऑफ 5000। और भी कुछ है? एक कर लिया हमने, दो कर लिया, तीन, चार, करना जरा कितना आ रहा है? 165 माइनस का है, 45 प्लस का है, 120 माइनस का आएगा, प्लीज माइनस का ही लिखना कृपया करके। माइनस में से 45 प्लस के माइनस, माइनस 165 प्लस 45 यही तो आएगा, 120 माइनस का। वर्ड क्या लिखूं इसके लिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मत लिखना, ये ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल। चलो अब अपने आप बता देना मुझे क्या करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती है आपकी? इंक्रीज डिक्रीज, क्या करते हैं? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड की जाती है, क्या की जाती है? ऐड।
ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी 75 से 16,000 ऐड। प्रीपेड सैलरी 5,000 से 3,000 डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड। खत्म। ट्रेड रिसीवेबल 210 से 240 इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस। पहले प्लस कर लो कितना आ रहा है, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 3 27। 120 माइनस के 120 में से प्लस करो, आंसर आएगा 90 नेगेटिव। इसमें माइनस करना है क्या, ये माइनस का 30, माइनस 93 माइनस 30, चेक करो क्या 123 नेगेटिव आंसर आ रहा है, आ रहा है। ये माइनस का 93 था, कैसे आया पता चल गया था। माइनस के 120 में प्लस किया हमने 27, ये आया था माइनस का 93। फिर हमारी इंक्रीज इन करंट एसेट्स में बीआर इंक्रीज हुए थे, ये रे 50,000। इंक्रीज इन करंट एसेट्स को माइनस किया जाता है, माइनस माइनस साइन कौन सा आएगा, वर्ड यूज करोगे कैश यूज्ड। चेक करना वाओ करना है या हाउ करना है, आ रहा है आंसर। तो कृपया करके जितने क्वेश्चन मैंने आज किए हैं घर जाकर उतने क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में करके देख लेना, और सेम इलस्ट्रेशन देख लेना, बेशक ये करके देख लेना, इलस्ट्रेशन देख लेना सिर्फ।